नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल पे। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नया एयर लॉन्च संस्करण विकसित कर रहा है जो दुश्मन के ठिकानों पर अधिक से अधिक हमला करने में सक्षम होगा। इस मिसाइल से 800 किलोमीटर की दूरी से हमला किया जा सकता है। इससे पहले सुखोई 30 MKI विमान को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेजने की क्षमता दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की सीमा पहले ही बढ़ा दी गई है। दरअसल दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपनी टैक्टिकल मिसाइल की सीमा को बढ़ा दिया है, जिसके बाद ये मिसाइल अब 500 किलोमीटर से आगे की दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। भारतीय वायुसेना लगभग 40 सुखोई विमानों पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगा रही है, जो कि दुश्मन के खेमे में भारी नुकसान मचा सकती है। जब भारत का चीन के साथ संघर्ष काफी चरम पर पहुंच गया था, तो इस दौरान विमानों को तंजावुर में अपने घरेलू बेस से उत्तरी क्षेत्र में डिप्लॉय कर दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों के खिलाफ पिन पॉइंट हमले को अंजाम देने के लिए स्क्वाड्रन को भी संचालित करता है। दोस्तों, भारतीय सेना में भी एक खुद की स्वतंत्र कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्षमता होगी और ऐसा कहा जा रहा है कि अब भारतीय सेना को बहुत जल्द ही इस तरीके का जो इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसे दिया जाएगा। दरअसल 4000 करोड़ रुपए की परियोजना में 2 स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित सैटेलाइट इसमें शामिल है। हालांकि वर्तमान में सेना को नौसेना और वायुसेना के साथ जो सैटेलाइट फैसिलिटीज हैं उन्हें साझा करना पड़ता था, लेकिन अब ये जो नया स्वदेशी सैटेलाइट होगा सेना के लिए, ये भविष्य की युद्ध की तैयारियों को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। दरअसल इस इंडिपेंडेंट सैटेलाइट के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे भारतीय सेना को, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय सेना के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और UAV इनको काफी दूरी से ऑपरेट किए जाने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा सेना का जो विशाल रेडियो संचार उपकरणों की जो श्रृंखला है वो एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएगी। इसके अलावा इसका फायदा ये होगा कि जब सेना सैटेलाइट रेडियो और भविष्य में सॉफ्टवेयर डिनाइड रेडियोस की तरफ बढ़ेगी तो ये काफी फायदा देगा। हाल ही के दिनों में सेना ने जम्मू और कश्मीर के 15 और 16 कोर के क्षेत्रों में मोबाइल कम्युनिकेशन सेलुलर सेवा की कोशिश की है। हालांकि सेना के पास अपना एक स्थिर नेटवर्क एसकॉन भी उपलब्ध है। भारतीय नौसेना के 2 जहाज हबनटोटा में चीन के द्वारा बनाए जा रहे बंदरगाह पर उतरे हैं। हबनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि भारतीय जहाजों ने यहां पर हस्बेंड्री सर्विस और रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ का दौरा किया और ये भारतीय नौसेना के दोनों जहाज 2 दिनों तक यहाँ पर है, जिसमें कि INS चेन्नई जो कि एक डिस्ट्रॉयर है और इसके अलावा पश्चिमी बेड़े का फ्रिगेट INS तेग यहाँ पर मौजूद थे। दरअसल पिछले कुछ सालों में जापान, इंडोनेशिया, रशिया और अमेरिका के कई नौसैनिक जहाज हबनटोटा के बंदरगाह पर भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैंने द कश्मीर फाइल्स का एक रिव्यू डाला है टेक्निकलस चैनल पर, आप जरूर देखिएगा उसे। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो मौजूदा 290 किलोमीटर की रेंज है उसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है और हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई थी उसे भारतीय वायुसेना के एक सीक्रेट सैटेलाइट बेस से लॉन्च किया गया था। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा दी गई उड़ान पथ की जानकारी और लैंड साइड की जो जानकारी है वो बिल्कुल फेक है, यानी कि झूठ है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी उनके द्वारा लॉन्च किए गए लॉन्चिंग साइट को ट्रैक नहीं कर सकता। दोस्तों, इससे इस बात का भी पता चलता है कि पाकिस्तान के द्वारा तैनात किए गए चाइना के द्वारा बने HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ प्रभावी नहीं है। और यही नहीं, HQ-16 सिस्टम को चाइना ने भी LAC पर तैनात कर रखा है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि ब्रह्मोस का कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, जैसे कि अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों का है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी की है 7 फायर वार्निंग सिस्टम के लिए, जिन्हें की बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा और इन फायर वार्निंग सिस्टम को भारतीय नौसेना के किलो क्लास सबमरीन्स के ऑन बोर्ड में लगाया जाएगा। स्वदेशी रूप से तैयार और डिजाइन किए गए फायर वार्निंग सिस्टम के सेंसर्स अलग अलग होंगे, जिसमें कि स्मोक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रॉक्सीमीटर सेंसर, अकॉस्टिक सेंसर, हॉटस्पॉट डिटेक्शन सेंसर और फ्लैश डिटेक्टर भी इसमें शामिल है। रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ये जो उपकरण है वो मरीन वातावरण में और हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में संचालित योग्य होने चाहिए। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि भारत ने हाल ही में रशिया से 5000 इग्ला S का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे खत्म कर दिया। ऐसे में DRDO तेजी से स्वदेशी रूप से अपनी मैनपैड सिस्टम को बना रहा है और इसका विकास अप्रैल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद इसे भारतीय सेना को दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये भारतीय सेना के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम के तहत है। DRDO ने कहा कि सेना के लिए 5 यूनिटों को फैब्रिकेट किया जा चुका है, जिनका ट्रायल जल्द ही होने वाला है। यही नहीं, इसका एक हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन, इसके अलावा व्हीकल माउंटेड वर्जन और नेवल वॉरशिप वर्जन भी सामने आएगा। भारत की स्टार्टअप कंपनी अंजना लेंस ने कहा है कि उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से करीबन 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं सी आर्मर प्रोटोटाइप बनाने के लिए और इसे रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत उन्हें दिया है। स्टार्टअप कंपनी ने कहा कि उनका ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है और इसके यूजर ट्रायल सफल हो चुके हैं और इसके अभी सिर्फ जो फील्ड ट्रायल्स है वो होना बाकी है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से बार बार बोल रहा है कि संयुक्त रूप से
इसकी जांच की जाए कि आपकी तरफ से मिसफायर कैसे हुई मिसाइल। ऐसे में भारत की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम किसी भी तरीके से आपके साथ कोई संयुक्त जांच नहीं करने वाले हैं। भारत ने कहा कि हमने अपनी गलती मान ली है और साथ ही ये भी कहा कि दोनों देश एक पड़ोसी होने के नाते आगे बढ़ रहे हैं। आज 18 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग को। ऐसे में अब रशिया और ज्यादा हमलावर हो रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बातचीत के जरिए मामला सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन पर लगातार बम और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन के लाखों लोग भी बेघर हो गए। कई लाख लोगों ने घर छोड़ दिया है। इस बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। भारत सरकार ने फैसला लेते हुए कहा है कि यूक्रेन से वे अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर हटा रही है और इस दूतावास को पोलैंड में शिफ्ट किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाची ने कहा कि यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति, देश के पश्चिमी हिस्से में हमलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, उत्तरी इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर एक के बाद एक कई रॉकेट हमले हुए हैं और इन रॉकेट्स ने यूएस आर्मी बेस और इरबिल में एक न्यूज चैनल के ऑफिस को भी निशाना बनाया। ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 5 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने शहर पर हमला किया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसका कारण सामने नहीं आया, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मिसाइलों का टारगेट मौजूदा अमेरिकी जो वाणिज्यिक दूतावास या फिर शहर का हवाई अड्डा था। हालांकि इस ब्लास्ट में कई लोग हताहत भी हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में इरबिल एयरपोर्ट पर कई हमले हो चुके हैं और ज्यादातर हमलों में विस्फोटकों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने इस मामले में ईरान के गठबंधन शिया मुस्लिम मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया। डीआरडीओ ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के चयन के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण विकसित करने पर काम शुरू किया है, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार के अलावा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की शुरुआत से सीआरपीएफ को आवश्यक मानसिक कौशल और नेतृत्व गुणों के साथ अधिकारियों की भर्ती करने में सक्षम बनाएगा, जो कठिन और तनावपूर्ण स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए बेहद जरूरी भी है। डीआरडीओ ने कहा कि हम संबंधित बल के कामकाज और आवश्यकताओं की समीक्षा करने, इसके अलावा व्यक्तिगत कमजोरियों की पहचान करने और उनके जो कार्यात्मक मापदंड है उनको पूरा करने वाले मूल्यांकन मॉडल पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह तक चलने वाली इस कार्यशाला के लिए प्रत्येक सीआरपीएफ से 10 अधिकारियों के अलग अलग बैचों को बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।